जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार बेहतर तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया आप सभी का रिवीजन चला हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को दोहराते हुए चल रहे हैं और प्रत्येक रविवार का बेहतर फ़ायदा उठाते होंगे। और बेहतर फ़ायदे में शामिल होता है कि आप हर एक रविवार अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएं और पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से रिवीजन करें। आशा करता हूं आप सभी ने ऐसा किया होगा। तो आज अपने हालचाल बताने की बजाय मुझे बताएंगे कि आपने रिवीजन किया या नहीं। तो रिवीजन के बारे में जरूर बताइए। और कौन सा रिवीजन? साप्ताहिक रिवीजन, जिसमें हमें पूरे हफ्ते का पढ़ना होता है, जितना हमने 6 दिनों में पढ़ा हुआ होता है। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। हालांकि आज तो हम ध्वनि चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं। तो आप सभी मुझे बताएंगे, हमने पढ़ी ध्वनि की चाल, और मुझे बताइए कि एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम। ठीक है, योगेंद्र भैया का एक बार वो दे देना मुझे स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, देख लेते हैं। वैसे तो पीडीएफ डली हुई है, बाकी किसी चैप्टर की मिस है तो हम देख लेंगे। चलो, सभी ने लगभग रिवीजन किया है। यस में आपका आंसर है, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं मानता हूं कि तैयारी करना, सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन सीधा काम नहीं है। मतलब बड़े सोच समझ के बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करना रहेगा आपको। यानी बहुत सारे काम करने रहेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। और कामों में आपका ये रिवीजन जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैं मानता हूँ कि आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन मन तय नहीं करेगा कि सिलेक्शन होना है, तय करेगी आपकी मेहनत। जिन्होंने अभी कोर्स लिया है, कह रहे हैं अभी कोर्स लिया है, तो भाई आप पहले पुराना पढ़ो, पीछे का पढ़ो अच्छे से, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी का एकदम बेहतर आंसर है। और कुछ लोगों ने तो ये लिख के टंटा काट दिया कि सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है, लेकिन वैल्यू कितनी होती है? किसी एग्जाम में वैल्यू नहीं पूछी जाती हैं ना। मैंने जितनी वैल्यू आपसे लिखवाई है, अन्य किसी एग्जाम में वैल्यू नहीं पूछेगा, लेकिन रेलवे वैल्यू तक पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई हैं। 6420 मीटर पर सेकंड आपके एल्यूमिनियम में चाल होती है, और सभी का यही लाजवाब आंसर है। चलिए, अब शुरू करते हैं और बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करें, फिर इसके पीवाईक्यू करें। तो बचे हुए चैप्टर में आपका क्या आता है? ध्वनि के कुछ अन्य गुण आते हैं। तो ऐसी हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, ध्वनि के अन्य गुण, यानी कि अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। कुछ ध्वनि के अन्य गुण भी हैं, और आप सभी ध्यान से देखें कि कौन कौन से वो गुण हैं। देखिए, सबसे पहला गुण इसमें हम रखेंगे, कुल 3 गुण पढ़ने होंगे हमें। और पहला गुण है प्रबलता। प्रबलता यानी कि लाउडनेस। अब देखिए, लाउडनेस क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैं अभी कहूं कि और भाई क्या हाल है, फिर मैं कहूं और भाई क्या हाल है, तो मेरी आवाज में क्या अंतर है? पहले मेरी आवाज धीमी है और फिर मेरी आवाज ज्यादा है। यानी कि पहले मैं कहूंगा मेरी लाउडनेस कम है, और फिर मेरी लाउडनेस ज्यादा है। तो प्रबलता का मतलब होता है कि आवाज में कितनी ज्यादा शोर है। एक तरह से ये कहिए, शोर की माप होती है ये। यानी कि मेजर ऑफ द नॉइज होता है कि आवाज कितनी ज्यादा तेज है, या आप कहिए आवाज कितनी ज्यादा तेज है या कितनी धीमी है। तो आप ये कह सकते हैं कि आवाज के या ध्वनि के ध्वनि के तेज ध्वनि के तेज या धीमेपन की माप, तेज या धीमेपन की माप। यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस इज द मेजर ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस, मेजर लाउडनेस का ये इंग्लिश में तो यही बोलेंगे। इससे कभी सवाल नहीं आएगा। सवाल कहां से आएगा? देखो, सवाल यहां से आएगा।
मान के चलिएगा कि ये दो दीवार हैं, ठीक है, ये दो दीवार हैं और मैंने इनके बीच में एक रबर बैंड बांध दिया, यानी एक टाइट करके ना रबर बांध दी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया एक, मान लो तख्ता लगा दिया, ऐसे करके लकड़ी का एक तख्ता लगा दिया। फील करो, एक लकड़ी का तख्ता है दोनों के बीच में और एक मैंने रबर बैंड बांध दिया टाइट करके। मैंने उस रबर बैंड को उठाया, इतनी ऊंचाई तक पकड़ा और छोड़ा तो वो टच से जाके आवाज करेगा यहाँ। अब फिर मैंने उसको पकड़ा और थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठाया और फिर मैंने छोड़ा, तो जब वो जाके लगेगा एक बार फिर आवाज़ करेगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक बार तो मैंने उसे कम ऊंचाई से छोड़ा और एक बार छोड़ा मैंने उसे ज़्यादा ऊंचाई से, तो किस केस में वो ज़्यादा आवाज़ करेगा? तो आप सभी कहोगे आप सभी कहोगे कि डेफिनेटली, निश्चित रूप से जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा वो आवाज़ करेगा, यानी उतनी ज़्यादा उसकी लाउडनेस होगी। और किसी भी तरंग के ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं? उसका आयाम। तो जिसका आयाम ज़्यादा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन आता है कि लाउडनेस लाउडनेस किस पर निर्भर करती है? तो आप कहोगे कि लाउडनेस जो है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। यानी कि क्या बोलेंगे हम? डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, दूसरा सवाल आएगा। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति बहुत तेज बोल रहा है, 1 घंटे तक लगातार तेज बोले जा रहा है। एक व्यक्ति है वो उतनी ही तेज केवल 15 मिनट तक बोल पाया, फिर उसको थकान हो गई, और एक व्यक्ति को वो थकान 1 घंटे में हुई। तो एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा है? ऊर्जा किसके अंदर ज़्यादा है? तो आप सभी कहेंगे कि जो व्यक्ति तेजी से 1 घंटे तक लगातार बोला है उसमें ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी तुलना में? जो कम समय तक बोला है। यानी अगर कोई बहुत तेज बोल रहा है बहुत देर तक, तो तुम मोटा मोटी कह दो कि भाई इसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है। तो ये जो लाउडनेस है ना, ये किसी की ऊर्जा को भी बता देती है कि भाई इसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा रही होगी। तो आयाम जो है किसकी माप है? आप कहोगे ये ऊर्जा की माप है। ऊर्जा की माप का मतलब, इससे हम ये तय भी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति या मशीन के अंदर ज़्यादा ऊर्जा है या कम। तो ये क्या है? मेजर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा की माप है। अब तुम्हारा सबसे फेवरेट सवाल पता है, ध्वनि चैप्टर अगर शुरू करो और डेसिबल शब्द का 3 क्लास के बाद भी इस्तेमाल ना करो तो तुम्हें मास्टर पे शक होने लगता है कि यार ये पढ़ा क्या रहा है। क्योंकि भैया डेसिबल तो ऐसा शब्द है जिसे तुम पहली क्लास से लगातार बोलते रहते हो। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि ध्वनि कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, और केवल इसमें डेसिबल ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अन्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम में आती भी हैं। चलो, आपका फेवरेट डेसिबल भी आ गया। अच्छा, एक बच्चा मुझसे कहता है कि भैया पहले अभी तुम ये बोल रहे हो कि और भैया क्या हाल है, फिर आप बोले और भैया क्या हाल है। तो चलो, ये तो तुमने कह दिया कि एक बार तुम तेज बोले एक बार तुम धीमे बोले। अच्छा चलो, अब मैं इन दोनों के बीच में बोलूंगा, और भैया क्या हाल है। तो अब ये तेज तो तेज है, कम तेज ज़्यादा तेज थोड़ी कुछ होता है। तो एक बच्चा कहता है कि भैया ये बताओ आखिर इसको मापा कैसे जाएगा? भाई इसका कोई मात्रक भी तो होगा, कोई तराजू भी इस चीज़ के लिए बना होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल, हर चीज़ को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो मात्रक हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो यूनिट हम यूज़ करते हैं, वो आपकी फेवरेट डेसिबल होती है। डेसिबल, ठीक, हिंदी में बोलेंगे इसे डेसिबल, और डेसिबल को हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका डेसिबल। तो बच्चे कहते हैं ध्वनि का मात्रक क्या है? तो भाई ध्वनि तो एक फीलिंग है, एक भावना है, उसका क्या मात्रक होगा? उसके गुणों का मात्रक होता है। भाई ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, ध्वनि की चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है,
ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। तो ध्वनि का कोई मतलब नहीं है। मैं कहूँ मनुष्य का मात्रक क्या है भाई, ये क्या मतलब हुई भाई? मनुष्य के भार का मात्रक है किलोग्राम या न्यूटन। मनुष्य की लंबाई का मात्रक है भाई आपका सेंटीमीटर, फीट। तो मनुष्य के अलग अलग चीजों के मात्रक हैं। वैसे ही ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। पूरा ये होता है। ठीक है, तो नोट करिए, और नोट हो जाए तो कृपया मुझे बताएं, फिर मैं इसको आगे लेके चलूं और डेसिबल के बारे में हम पढ़ेंगे। भैया आयाम का मतलब जिन्हें नहीं पता विकास जी, वो इसमें दूसरी क्लास देख लो ध्वनि में। आयाम बहुत बढ़िया तरह से समझाया है। आप या तो बीच में से पढ़ रहे हैं या आप रिवाइज नहीं करके आए। और यहाँ मतलब बताने को मैं बता दूं, लेकिन इतनी जल्दी बता नहीं पाऊंगा मैं। वहाँ पे मैंने अच्छा खासा 10 मिनट आयाम को ही दिए हैं, तो कृपया आप उसको देख लेना एक बार। एक बार सभी हम सब करेंगे जब नोट हो जाएगा। यार हरी से सीसी का समझ नहीं आता, ये कभी कभी तो ऐसा कश्मीर बना देगी, और कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। देव राठौर, इनका और कमेंट दे दो मुझे, देव राठौर भैया का। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो डेसिबल को ही हम क्या बोलते हैं? डेसिबल को ही हम वॉट पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इस चीज को भी नोट कर लेना कि डेसिबल को ही हम वॉट पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखो डेसिबल से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जब आप बताओ फुसफुसाहट के साथ बात कर रहे होते हो, आप रजाई में पड़े पड़े बात करते हो, मेरे बाबू ने दाना डाला, ऐसे बहुत सारी बातें करते हो ना रजाई में पड़े पड़े। तो फुसफुसाहट का मतलब, विस्परिंग का मतलब जो होता है, आप तकरीबन 10 से 20 डेसिबल ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे होते हो। मतलब जब आप फुसफुसाहट में बात करते हो तो वो 10 से 20 डेसिबल की करीब ध्वनि होती है। और जब आप सामान्य बातचीत करते हो पार्क में, जब आप वादे करते हो बाबू मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो लगभग तुम 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे होते हो। और जब शादियां हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। तो फिर वो कहती हैं अरे ना स्वीटे, मैंने क्यों तुझसे ब्याह कर लिया। तो जब वो जोर से बोल रही होती हैं लड़ाई में हमेशा जोर से बातचीत होती है। तो जब जोर से बातचीत होती है, जोर से बातचीत में आप लगभग 40 से 60 डेसिबल की ध्वनि का इस्तेमाल करेंगे। और जब वो आपको छोड़ के चली जाएंगी, आप डीजे पे गाने सुनते हो दिल टूटे हुए, शीशे का था दिल मेरा ऐसे करके, तो उस समय पे आप 100 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि सुन रहे होते हो, 100 डेसिबल से ज्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरह के साउंड में, किस तरह के ध्वनि में कितने डेसिबल का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि मनुष्य के लिए सुरक्षित ध्वनि का मनुष्य के लिए सुरक्षित ध्वनि का स्तर क्या होता है? मनुष्य के लिए सुरक्षित ध्वनि का स्तर, यानी कि सेफ लेवल ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे 80 डेसिबल लगभग हमारे लिए सेफ रहता है। अब ऐसा नहीं है, देखो 80 डेसिबल तो जोर से बातचीत से तेज में आएगा, तो क्या हमें जोर से बातचीत करनी चाहिए? वो नहीं है। सुरक्षित का मतलब है कि आप उतने तक सहन कर जाओगे, आपको इरिटेशन होगी लेकिन आप सहन कर जाओगे। यार क्या डीजे नहीं सहन करेंगे? भाई डीजे सहन वाली बात नहीं होती है। डीजे के पास तुम खड़े होकर देख लो, लगातार 1 घंटे शारीरिक दिक्कतें बननी शुरू हो जाएंगी। कोई तुमसे जोर से बातचीत करेगा, ठीक है तुम सुन लोगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन डीजे को तुम सुन लो ना घंटे 2 घंटे, तो भाई हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो सुरक्षित ध्वनि का स्तर जो है, मतलब इतने लेवल तक मनुष्य सुन सकता है। इरिटेशन होगी हल्की, लेकिन शरीर में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, चलो आशा करूंगा बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आ गया हो तो कृपया करके एक बार थम्स अप करें और हम कहें इस चैप्टर का अंत हो चुका है, नहीं सॉरी, गुण का अंत हो चुका है, पहले गुण का। अभी बाकी 2 गुण हमें और पढ़ने हैं। चलो बहुत बढ़िया, सभी का नोट हो गया, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये हो गया आपका एक गुण, ध्वनि की प्रबलता। अब दूसरे गुण पे चलते हैं जिसका नाम है ध्वनि की पिच। पिच यानी कि हिंदी में बोलेंगे उसको आप तारत्व। अब देखिए तारत्व क्या रहता है। अब मान के चलो कि जैसे मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ और कोई मैडम यहाँ इतनी ही तेज बोलती, तो बाहर खड़े हुए तुम मेरी और उनकी आवाज़ में फ़र्क कर लेते। हालांकि बोल मैं भी इतनी एनर्जी के साथ ही रहूँगा, वो भी उतनी एनर्जी के साथ बोलें, लेकिन फिर भी आप पहचान कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं की आवाज़ होती है वो पुरुषों की तुलना में पतली होती है। आप सभी जानते होंगे इस बात को, ठीक है। और इस पतलेपन को ही हम क्या बोलते हैं, ध्वनि के इस पतलेपन या मोटेपन को ही हम तारत्व कहते हैं, पिच कहते हैं। तो अगर किसी की आवाज़ मोटी है तो उसका तारत्व कम है, उल्टा याद रखना। और किसी की पतली है तो तारत्व ज़्यादा है। यानी कि तारत्व का संबंध है किससे? आवाज़ के पतलेपन से। आवाज़ पतली है तो तारत्व ज़्यादा है, और आवाज़ मोटी है तो तारत्व कम है। चलिए ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। लेकिन अभी तक के पढ़े हुए गुणों में से तारत्व किस गुण पर निर्भर करता है? जैसे भाई प्रबलता किस पे निर्भर कर रही है? आयाम पे निर्भर कर रही है। तो हमने एक वीडियो भी देखी थी जब हमने आवृत्ति पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे आपने देखा था कि आवाज पतली भी हो रही थी, और एक समय पे वो इतनी पतली हो गई थी, इतनी पतली हो गई थी कि आपको सुनाई भी देना बंद हो गई थी। तो तारत्व का सीधा सीधा मतलब है आवृत्ति से, यानी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आवाज ज्यादा पतली है तो तारत्व ज्यादा है, पिच ज्यादा है। अगर नहीं है तो फिर पिच कम है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार याद रखेंगे, सारी चीजों को मैं सबको लिखे देता हूं। तारत्व का मतलब क्या है? ध्वनि का या आवाज का पतला या मोटा होना। आवाज का पतला या मोटा होना। आवाज का पतला या मोटा होना। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे द सॉफ्टनेस, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। ठीक है, सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। अब बात आती है निर्भर किस पे करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि तारत्व किस पे निर्भर करता है? तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा कैसे संबंध है भाई फ्रीक्वेंसी से? तो आप याद रखेंगे कि जिस भी साउंड की आवृत्ति ज्यादा होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो उस साउंड की आवृत्ति ज्यादा होने पे पिच ज्यादा होगी, यानी कि तारत्व ज्यादा होगा। और तारत्व ज्यादा होने का सीधा मतलब है कि वो आवाज पतली होगी, यानी कि सॉफ्ट होगी। थिन नहीं कहेंगे, थिन का मतलब होता है मोटाई के पतला होने से, है ना, मोटाई घटने से। तो ये हो गई पतली आवाज। अब देखिए बिल्कुल सीधा सवाल आएगा कि बताइए पुरुष और महिलाओं की आवाज में, पुरुष व महिलाओं की आवाज में अंतर ध्वनि के किस गुण से किया जाता है? तो आप लिखेंगे पुरुष व महिलाओं की आवाज में
अंतर इसी गुण से होता है, इसी गुण से होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, नोट करते रहेंगे आप मेरे साथ कि डिफरेंस बिटवीन द वॉइस ऑफ, डिफरेंस बिटवीन वॉइस ऑफ मेल एंड फीमेल इज डन विद दिस प्रॉपर्टी, विद दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट है। तो जितनी सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कैसे अंतर किया जाता है, मान लो मैं बोलूंगा और भाई मेरे शेरों कैसे हो, वहीं कोई मैडम होगी तो कैसे बोलेंगे, मेरे शेरों कैसे हो आप। तो खुद देखो, अगर मैं भी अपनी पिच को चेंज कर रहा हूँ तो मेरी आवाज भी पतली हो जा रही है। तो लड़के, मुझे तो करना पड़ रहा है, लेकिन लड़कियों का ऑटोमेटिक होता है। तो एक बार सभी दोस्त नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई चंदू जी, मैं आपकी बात ऑलरेडी पहुंचा चुका हूं, मैं एक बार और बोल दूंगा मेरे दोस्त, एक बार चंदू भैया का मुझे और भाई स्क्रीनशॉट दे दो, इनकी बात मैं पहुंचा दूंगा, हालांकि मैं ये बात बोल चुका हूं पहले ही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड नीरज। हाँ, पुरुषों की, अब जिसकी आवाज़ पतली है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो महिलाओं की आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। ऐसे मत कहो महिलाओं की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये कह रहे हैं महिलाओं में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पुरुषों में फ्रीक्वेंसी कम होती है। यार पुरुष और महिलाओं की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में लिए गए चक्करों की संख्या, यानी कि पुरुष एक सेकंड में कम चक्कर ले रहे हैं और फ्रीक्वेंसी, मतलब महिलाएं एक सेकंड में ज़्यादा चक्कर ले रही हैं। ऐसे बोलो, पुरुषों की फ्रीक्वेंसी कम होती है, महिलाओं की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, पिच के बारे में। अब चलते हैं तीसरे गुण के बारे में, और तीसरे गुण का नाम ही है गुणता। इसका नाम ही गुणता है, गुणता यानी कि क्वालिटी। अब देखिए, क्वालिटी ध्वनि का क्या गुण है और ये किस काम आता है। अब ये मानो कि मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं और बाहर मैं बजवाऊं एक ढोलक और एक तबला, और उनका प्रबलता सेम रखूं, लाउडनेस भी सेम रखूं, और उनका पतलापन भी सेम रखूं, तो क्या तुम फिर भी पता नहीं लगा लोगे कि कौन सा ढोलक की आवाज है, कौन सी तबले की आवाज है? आप कहोगे बिल्कुल पता लगा लेंगे भाई। ऐसा क्यों? अगर लाउडनेस भी सेम है, अगर पिच भी सेम है, यानी प्रबलता भी सेम है, तारत्व भी सेम है, फिर भी ध्वनियों के सुनने में क्यों फर्क होता है? तो यही गुण को हम गुणता बोलते हैं, कि फिर भी अंतर रह जाता है और इसी को हम गुणता बोलते हैं। तो गुणता से सिर्फ और सिर्फ सवाल यही आता है कि दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर ध्वनि के किस गुण के कारण किया जाता है, साउंड की किस प्रॉपर्टी के कारण किया जाता है। तो आप कहोगे कि भैया उसका नाम होता है गुणता। तो इससे संबंधित बस यही सवाल लिखेंगे कि ध्वनि, अ, दो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों में अंतर, सीधा यही सवाल आता है, दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर ध्वनि के ध्वनि के किस गुण से, किस गुण से किया जाता है। दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर ध्वनि के किस गुण से किया जाता है, तो आप लिखेंगे गुणता। ठीक है, यानी कि बाय विच प्रॉपर्टी, बाय विच प्रॉपर्टी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन साउंड ऑफ टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड। तो आप कहेंगे कि ये किसके कारण कारण किया जाएगा, ये
क्वालिटी के कारण ही किया जाएगा। ठीक है जी, तो नोट कर लेंगे, आप इसको नोट करिए और नोट हो जाए थम्स अप करो। फिर हम चलते हैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। इन लगभग 3 क्लासों में, आज 3.5 क्लास मान लो, 3.5 क्लासेस में ये चैप्टर आपका ध्वनि और तरंग दोनों खत्म हो गए हैं, हर एक पॉइंट को मिला के। चलो भाई, बहुत बड़े मनीष कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। बायो की क्लास अभी शुरू नहीं हुई है यार, मैंने बोल तो दिया, देखिए जल्दी शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है ना कि जो साइंस स्पेशल के बैच है ना, जैसे साइंस स्पेशल का बैच है, तो इसमें मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसे टीचर से ही कराएंगे कि जिनको थोड़ी गहराई में नॉलेज हो। मतलब नॉलेज तो सबको अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ को जनरल कंपटीशन की नॉलेज है, सबके अपने पर्टिकुलर फील्ड होते हैं, कुछ को जनरल कंपटीशन की नॉलेज है, किसी को गहराई में सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो ऐसे टीचर आपके बीच में लाने की कोशिश होगी जिनसे आप पूरी तरह संतुष्ट हों। इसलिए अब उन टीचर के पास ज़्यादा क्लास हैं, तो एक आधा क्लास जैसे ही कम होती है तुरंत आपकी क्लास लगवा देंगे, लेकिन मेरा वादा है एग्जाम से बहुत पहले खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस, है ना। चलो, इको भाई मैं समझा चुका हूं पहले ही आपको, सुनील कुमार, इको मैंने बता दिया। तो अब मैं लाता हूं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर नंबर डाल के खुद से करें। एक बार खुद से कहें तो मुझे ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो, तो क्वेश्चन आपसे कहता है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, जैसे एनटीपीसी 31 जुलाई 2021 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो नोट करेंगे सभी लोग, मतलब मुझे आंसर करेंगे। अंकित कह रहे हैं सर मोटिवेशन दो। भाई अंकित, यूट्यूब खोल लो और उस पर टाइप कर लो मोटिवेशन, बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारा, ढेर मोटिवेशन पड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम पे देख लो, बहुत सारा है, चलाते होंगे आप सभी इंस्टाग्राम। चलो, तो सवाल आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। और अगर विद्युत चुंबकीय देखें हम, तो देखिए श्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो देखिए इनमें एक्स तरंगें जो है, एक्स रेज जो है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, बाकी कोई भी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला सवाल देखेंगे। चलो, अगला सवाल देखेंगे आप, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो मैंने आपको बताया कि देखो, एक पैटर्न आप सभी ने पढ़ा होगा, विबग्योर। एक तो हमने पढ़ी थी विद्युत चुंबकीय तरंगें, जो कि हैं 7 तरह की। ये जो थी रमी और VUXG से हमने समझा था। अगर रंग की बात करें तो देखो, ये जो विजिबल है, जो विजिबल रेडिएशन है, दृश्य प्रकाश जो है, ये भी 7 तरह का होता है। और इसको कैसे याद रखते हैं हम, इसको याद रखते हैं हम ट्रिक के सहारे, और वो क्या है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। अब इसमें जो सबसे ऊपर का कलर है रेड, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कलर है। ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, और वॉयलेट कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। इसमें भी याद रखना। अगर इनमें याद रखें तो गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसमें सबसे ऊपर वाले की सबसे कम है और सबसे नीचे वाले की सबसे ज्यादा है, और यहाँ सबसे नीचे वाले की सबसे कम है और सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर गलती करने के चांसेस होंगे। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इन 7 में होगा तो बैंगनी कलर की, और इनमें होगा तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है भाई, तो अच्छे से दोनों को याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, एनटीपीसी में 28 मार्च 2016 में आया हो सवाल, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है।
एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है। अब देखिए, आप याद रखें हमेशा, तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? सी बराबर, या यहां वी भी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। एफ है आवृत्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पहले तो इसको समझ लो। ये संबंध है तरंग के वेग में, और अगर वेग नहीं दिया हुआ तो प्रकाश का वेग मान लेंगे, फिर हम वैद्युत चुंबकीय तरंग मानेंगे कि वो प्रकाश के वेग से चल रही है। तो सी क्या है? सी है उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग। बड़े ध्यान से समझना इसको, वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ क्या है? आवृत्ति उसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है? उसकी तरंग दैर्घ्य। देखो, कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले आपको नए मिलेंगे, मतलब नए का मतलब वो थ्योरी में कवर नहीं हुए होंगे, और थ्योरी में कवर कराने का कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि सिंपल एक फॉर्मूला है, इसको हम क्वेश्चन के साथ ही कवर करेंगे। तो समझो, सी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब उसने कह दिया कि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, तो यहाँ तुम ये मत सोचो कि भैया तरंग की आवृत्ति तो बढ़ती ही नहीं है। अरे भाई, उसने प्रकाश थोड़ी कहा है, उसने ध्वनि थोड़ी कहा है, होगी कोई तरंग। भाई, प्रकाश तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती, ध्वनि की तो फिर भी बदल जाती है, और कोई भी तरंग हो सकती है, तो बदले ना बदले तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। उसने बोला है कि आवृत्ति बढ़ गई, अब पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य पे क्या असर होगा। तो यहां से अगर तुम रिलेशन निकालोगे तो फॉर्मूला बनेगा आवृत्ति बराबर सी, और लैम्डा नीचे आ जाएगा। अब अगर कोई चीज ऊपर बढ़ती है तो नीचे की चीज पे क्या असर पड़ेगा? आप कहोगे सीधा सीधा घटेगी। तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? घट जाएगी। हालांकि आप सभी ने पहले ही सी करेक्ट आंसर ऑप्शन निकाल दिया है, जो कि बहुत बढ़िया आंसर है। अगला सवाल देखो, ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ सवाल, 5 नवंबर 2018, कि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो शायद बड़े अच्छे तरीके से हमने देखा था कि अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में था कि कण जो है वो ऐसे गति कर रहे थे, यानी कि वो जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में उनके कंपन थे, और इसको बोला जाता है समांतर कंपन यानी पैरेलल। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में जो कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं? चलने की दिशा और कंपन की दिशा समांतर होती है, यानी पैरेलल होती है। ठीक है भाई दीपक, कोई बात नहीं, यहाँ तो कवर हो गया दोस्त। एक आधा सवाल ऐसा मिलेगा भी प्रैक्टिस में आपको जो थ्योरी में नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा, और प्रैक्टिस के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा कि जो थ्योरी और प्रैक्टिस में मिलके हो ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सभी का आंसर बढ़िया है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखो, आप सभी जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल की उल्टी होती है, यानी इन दोनों के बीच ऑपोजिट रिलेशन चलता है। तो आवर्तकाल जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा, ये क्या रहता है? उल्टा होता है किसका? आवृत्ति का। तो आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, यानी 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/आवृत्ति कर दीजिए, यानी 1/आवृत्ति का मतलब 50। तो 1/50 कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से 0.02। आप चाहें तो भाग दे के देख लेंगे, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो 0.02 सेकंड। और 5वें क्वेश्चन का सभी बच्चों का आंसर आता हुआ बी। वेरी गुड, लाजवाब, जबरदस्त। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होती है? आवर्तकाल की उल्टी, और ये बात हमने बहुत अच्छे से सीखी थी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखेंगे, और सवाल आपसे कहता है कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो आवृत्ति कितनी होगी? अब देखो, ये 11 अक्टूबर को पूछा है और ये 27 मई को पूछा है। ये आरआरबी जेई का सवाल है, और पता है जेई मैंने बताया था आपको बीटेक स्तर की होती है, और ये देखो ग्रुप डी स्तर की है। फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो आप ये मत सोचा करो कि आप एएलपी के तो सवाल ला ही नहीं रहे। रेलवे के लिए साइंस में कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो। तो यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे, अब की बार आवृत्ति पूछी है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल कितना है? 0.04। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 100/4 हो जाएगा। 4 से कितने बार कटेगा? 25 बार कटेगा। तो आवृत्ति हो जाएगी 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज, ठीक है, 25 हर्ट्ज।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे और करेंगे इसका सही जवाब। अब देखो यार, वैसे मैं ऐसी कमेंट लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब बहुत सारे बच्चे अवश्य ऐसे होंगे, सर गर्लफ्रेंड की याद क्यों आती रहती है, अंकित पूछ रहे हैं। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि अगर तुम इसमें ये सोच रहे हो कि ऐसा कहने से मास्टर मेरा कमेंट पढ़ेगा और सबको हंसी आ जाएगी और तुम्हारा उद्देश्य आने का आज क्लास में सफल हो जाएगा, तो सोचो कि तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म हुआ है सिर्फ बाकी लोगों को हंसाने के लिए, तो भाई फिर कहीं जोकर जाके बन जाओ। और दूसरा पहलू मुझे ये भी लग रहा है, फिर तुम्हारे जैसे लोग ही पता है क्या कहते हैं, ढेरों उनके कॉल मिलेंगे, ढेरों। मैं मानता हूँ पढ़ने वाला बच्चा कभी ऐसे ड्रामेबाजी की बात नहीं करता। बाद में आके तुम ही लोग बोलते हो सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, ओवर एज होने वाली है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो मतलब हमें भी लगता है कि भाई एनर्जी वेस्ट हो रही है ऐसे लोगों को बताने से। आगे देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव कौन है भाई? लाइट वेव ट्रांसवर्स है, रेडियो ट्रांसवर्स है, विद्युत चुम्बकीय ट्रांसवर्स है, ये तो इसी कैडर की हैं। ध्वनि तरंग ट्रांसवर्स नहीं है। ये कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक, तो बहुत बढ़िया, आराम से निकाल लेंगे ऐसे सवाल। अगला सवाल आप देखें इससे संबंधित, ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ सवाल। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकंड है? तो देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, C बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अगर C दे तो लगा दो, ना दे तो प्रकाश की चाल मान लो। लेकिन यहाँ तो दी हुई है 380 और आवृत्ति कितनी है 840, तो यहाँ से निकालनी है हमें लैम्डा। तो लैम्डा बराबर, अगर लैम्डा निकालना है उसके साथ कोई चीज़ गुणा में है, देखो गलत तो नहीं दे रखा कुछ, फ्रीक्वेंसी कितनी है जिसकी आवृत्ति इतनी है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 380 बटे 840। अब ये देखो, अगर ऊपर नंबर छोटा है और नीचे नंबर है बड़ा, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर कैसा होगा? लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 केवल एक ऑप्शन है, तो बगैर सॉल्व करे तुम इसका आंसर दे दोगे। इसका आंसर होगा 0.45। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ब्लॉक कर दो इसको गुरुजी। यार देखो ब्लॉक तो कर दें, पता है फिर यही आतंक काटेंगे, कॉलिंग टीम को परेशान करेंगे, और उस चीज़ से भी हमें कोई डर नहीं है। खैर मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जब भी किसी को ब्लॉक कराता हूँ, लेकिन यार मैं मानता हूँ कि अगर तुमने पैसे दे के बैच लिया है तो फिर क्या तो तुम ब्लॉक करके कर ही लोगे। मैं इग्नोर ही कर देता हूँ, कभी कभी पढ़ता हूँ मैं ऐसे कमेंट, मैं इग्नोर ही कर देता हूँ, करता रहे भाई जो तुम्हें करना है, क्या फ़ायदा हमें, मुझे क्या ही मिलेगा इसको ब्लॉक करके बच्चे को। हो सकता है उसको कल तक कुछ अकल आ जाए, कोई घटना ऐसी घट जाए, भगवान ना करे, जिससे उसको थोड़ी बहुत बुद्धि आए। चलो अगला सवाल आप देखें, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। तरंग की लंबाई को, तो तरंग की लंबाई को किस ग्रीक लेटर से दर्शाया जाता है? तो हम तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा हूं, उसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, और इसका नाम क्या है? लैम्डा। इसको लैम्डा ही बोलते हैं, यही इसका सही नाम है। हम बी को छोड़ देते हैं, हम जनरली बोल देते हैं लैम्डा, लेकिन ये ग्रीक एक लेटर है, उसका नाम है लैम्डा। ठीक, चलो ठीक है। चलो 10वां सवाल देखेंगे आप, 10वां सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है कि दोनों अनुप्रस्थ तरंगें हैं? नहीं, देखिए ध्वनि अनुदैर्घ्य है और प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य है और प्रकाश तरंगें कैसी हैं? अनुप्रस्थ हैं। तो ये आज 10 क्वेश्चन हमने करे। हालांकि देखो अभी हमारे पास 15 मिनट है, लेकिन मुझे क्लास से जाना होगा, क्योंकि डिफेंस चैनल पे हमारे एक अध्यापक हैं अनुज सर, आज उन्होंने एयरफोर्स की 12 घंटे की मैराथन ली है। तो यार मैं मानता हूँ कि व्यक्ति अगर 12 घंटे खड़ा रहा है तो उसका सम्मान अवश्य बनता है, ताकि उन्हें आगे के लिए मोटिवेशन मिले।
थोड़ा डिफेंस चैनल मैं ही संभाल रहा हूँ, तो मेरा जाना ज़रूरी है कि वो स्टूडियो से बाहर आएँ और उनका फूल माला और तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें, ताकि इससे अध्यापकों का भी मनोबल बढ़े और वो आप सभी के लिए ऐसी मेहनत करते रहें। तो ये क्लास हम कल को कंटिन्यू कर लेंगे और इन बाकी सारे क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप ये भी अच्छा रहेगा कि उसको बढ़िया से रिवाइज करके आ जाना। ठीक है जी, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना। पूरे के पूरे 35 सवाल है मेरे पास, 10 अब हो जाएंगे और 25 में आपको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।